ठीक। तो उपग्रहों की गति में सबसे पहले सिंपल हमको पता होना चाहिए कि हमारा जो सौर मंडल है, उस सौर मंडल में सूर्य, इसको क्या बोलते हैं, तारा है ये, और इसके चारों तरफ क्या करते हैं, विभिन्न ग्रह चक्कर लगाते हैं। तो जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, वहां पे ग्रह बोलते हैं। ठीक है। तो जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, हम वहां पे ग्रह बोलेंगे। तो यहाँ पे ये सब क्या है, ग्रह है। लेकिन जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाएगा उसको क्या बोलेंगे, हम वहां पे उपग्रह बोलेंगे। ठीक है। तो सबको पता है कि सूर्य के की परिक्रमा करने वाला पिंड ग्रह कहलाता है, और ग्रहों की परिक्रमा करने वाला पिंड उपग्रह कहलाता है। उपग्रह यानी सैटेलाइट कहलाता है। ठीक। तो जैसे हम देखेंगे कि जो हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी का जो प्राकृतिक उपग्रह है, इस पृथ्वी का क्या है, ये प्राकृतिक उपग्रह। तो प्राकृतिक उपग्रह सबको पता है क्या है, चंद्रमा। ठीक है। और कुछ हमारे पास में क्या है, कृत्रिम उपग्रह है। तो जैसे आप लोग सुने होंगे इनसेट 1A, है ना, इनसेट 1B 2B सुने होंगे। तो यहाँ पे जो ये उपग्रह हैं वो कैसे हैं, कृत्रिम उपग्रह हैं। ठीक है। तो कृत्रिम उपग्रह जो होते हैं वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं, तो कृत्रिम उपग्रह जो हैं ये मानव निर्मित उपग्रह होते हैं। तो कृत्रिम उपग्रह जो हैं ये मानव निर्मित उपग्रह होते हैं। ठीक। तो मानव निर्मित उपग्रह यदि हैं तो उनको हम किसी कक्षा में क्या कर रहे हैं, स्थापित कर रहे हैं। तो जब हम उसको किसी कक्षा में स्थापित कर रहे हैं, तो जैसे हमारी अब पृथ्वी है, ये तो सूर्य हो गया, ग्रह हो गए, इसमें हमारी ये पृथ्वी हो गई। अब जो हमारी ये पृथ्वी है, ठीक, अब इस पृथ्वी से कुछ ऊंचाई पे ऐसे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, किसी ग्रह को, उपग्रह को स्थापित कर रहे हैं। तो ये जो उपग्रह है ये कैसा है, कृत्रिम उपग्रह है। तो ये कृत्रिम उपग्रह एक ऐसे वृत्तीय कक्षा में क्या करेगा, इस पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। ठीक है। तो ये पृथ्वी की परिक्रमा इस वृत्तीय कक्षा में कर रहे हैं। तो ये कैसी गति हो गई, वृत्तीय गति हो गई। ठीक है। तो वृत्तीय गति के लिए हमने पढ़ा था कि एक आवश्यक शर्त होती है कि वृत्तीय गति में क्या होना चाहिए, वहां पे अभिकेंद्र बल होना चाहिए। अभिकेंद्र बल होगा तभी वृत्तीय गति होगी, अभिकेंद्र बल नहीं होगा तो वृत्तीय गति नहीं होगी। तो यहाँ पे जब ये उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में गति करेगा, वृत्तीय गति करेगा, तो इसको आवश्यक, ठीक है, अपकेंद्र बल कहाँ से मिलेगा, तो आवश्यक अपकेंद्र बल कहाँ से मिलेगा, तो वो पृथ्वी और उपग्रह के मध्य क्या होता है, यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल होता है। इनके बीच में क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल होगा। तो वृत्तीय गति करने के लिए जो आवश्यक अभिकेंद्र बल है वो कहां से प्राप्त होता है, यहाँ पे इस गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है। ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था कि कार ऐसे घूम रही है ना, वृत्तीय मार्ग पे, तो जब वो टर्न ले रही है तो उसको आवश्यक अभिकेंद्र बल कहाँ से प्राप्त होता है, तो घर्षण के द्वारा प्राप्त होता है ना, टायर और जमीन के मध्य घर्षण के द्वारा। तो वैसे ही यहाँ पे आवश्यक अभिकेंद्र बल कहाँ से प्राप्त होता है, तो पृथ्वी और उपग्रह के मध्य जो गुरुत्वाकर्षण बल है उससे प्राप्त होता है। तो यहाँ पे किसी भी बिंदु पर, ठीक है, अभिकेंद्र बल का मान किसके बराबर होगा, तो वो गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। तो जब ये वृत्तीय गति करेगी तो यहाँ पे इसकी जो इस कक्षा में इसकी जो चाल होगी, इसकी जो स्पीड होगी, किसकी चाल, किसकी स्पीड, उपग्रह की। ठीक है। तो उस चाल को, उस स्पीड को क्या बोलेंगे हम, उसकी, उसको क्या बोलोगे आप, उसकी उसकी क्या, सैटेलाइट की चाल बोलोगे। ठीक है।
तो उपग्रह की क्या कहलाएगी, वो चाल कहलाएगी, है ना। तो चाल यानी स्पीड ऑफ क्या कहलाएगी, या वेलोसिटी ऑफ क्या कहलाएगी, वो सैटेलाइट कहलाएगी। तो वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट या उपग्रह की जो चाल है वो यहाँ पे कितनी होनी चाहिए उसको यहाँ पे देखते हैं। तो पहले इसको नोट कर लिए आप लोग, ये दोनों नोट कर लो। उसके बाद में इसके बाद देखते हैं उपग्रह की चाल के बारे में। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो कक्षीय चाल या ऑर्बिटल स्पीड किसको बोलेंगे, तो जो हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी के चारों ओर जो ये वृत्तीय कक्ष है, ये वृत्तीय कक्षा है, इसमें किसी उपग्रह को, ये हमारा क्या है, उपग्रह है, सैटेलाइट है। तो इस उपग्रह को यहाँ पे स्थापित करने के लिए आवश्यक जो इसकी चाल होगी, इसकी स्पीड होगी, उसको क्या बोलेंगे, इसकी कक्षीय चाल बोलेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आवश्यक कक्षीय चाल के लिए, वृत्तीय गति करने के लिए मैंने बताया कि यहाँ पे किसका होना अनिवार्य है, अभिकेंद्र बल का। अभिकेंद्र बल को क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है। तो वृत्तीय गति के लिए क्या आवश्यक होता है, अभिकेंद्र बल। तो यहाँ पे जो आवश्यक अभिकेंद्र बल है वो कहाँ से प्राप्त होता है, तो उपग्रह और पृथ्वी के मध्य जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उस गुरुत्वाकर्षण बल से ये प्राप्त होता है। तो अभिकेंद्र बल का मान किसके बराबर होता है, इन दोनों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। आई बात समझ में। तो पहले उसमें नोट करिए, पहले उसमें लिखिए, कृत्रिम उपग्रह को यानी आर्टिफिशियल सैटेलाइट को, कृत्रिम उपग्रह को, आर्टिफिशियल सैटेलाइट को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने के लिए आवश्यक चाल को, आवश्यक स्पीड को कक्षीय चाल कहते हैं, कक्षीय चाल कहते हैं। ठीक। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, जब कोई उपग्रह, जब कोई सैटेलाइट, जब कोई उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करता है, पृथ्वी का रोटेशन करता है, तो उसे अभिकेंद्र बल कॉमा पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स से प्राप्त होता है। ठीक। तो यहां पे देखेंगे कि जो इसकी कक्षीय चाल होती है, ठीक है, इसकी कक्षीय चाल का फार्मूला यहाँ पे क्या होता है। तो इसकी जो कक्षीय चाल होती है ये होता है r√g, ठीक है, और r प्लस यहाँ पे होता है ये h। ठीक। तो ये इसकी कक्षीय चाल का यहाँ पे फार्मूला होता है। तो यहाँ पे v क्या हो गई, इसकी कक्षीय चाल हो गई, r क्या हो गई, पृथ्वी की त्रिज्या। तो r को बोलेंगे यहाँ पे पृथ्वी की त्रिज्या है, जी तो सबको पता है गुरुत्वीय त्वरण है, और h जो है ये पृथ्वी की सतह से ऊंचाई है। ठीक। तो यहाँ पे जो ये कक्षीय चाल है, ये कक्षीय चाल किस पर निर्भर नहीं करती है। तो यह कक्षीय चाल जो होती है ये उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि जो कक्षीय चाल है ये किस पर निर्भर नहीं करती है,
तो उपग्रह के द्रव्यमान पर यह निर्भर नहीं करती है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि कक्षीय चाल उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। ठीक, दूसरा यहां पे देखेंगे उपग्रह की पृथ्वी की सतह से दूरी पर निर्भर करती है। तो यदि उपग्रह की ऊंचाई है, ये है ना, उपग्रह की ऊंचाई है, तो उपग्रह की जो है पृथ्वी की सतह से जो दूरी है, ऊंचाई है, उस पर निर्भर करती है। तो यदि ऊंचाई बढ़ेगी, दूरी बढ़ेगी, तो कक्षीय चाल क्या होगी, वहां पे कम हो जाएगी। ठीक है, तो यदि हम बोलेंगे कि दूरी बढ़ने पर, उपग्रह की दूरी बढ़ने पर कक्षीय चाल घटती है। तो यदि दूरी बढ़ेगी तो उसकी जो कक्षीय चाल है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, तो उसकी कक्षीय चाल यहाँ पे घट जाएगी। तो इसकी कक्षीय चाल कितनी होती है, तो पृथ्वी के निकट, पृथ्वी के समीप उपग्रह की कक्षीय चाल 8 किलोमीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, तो पृथ्वी के समीप जो उपग्रह है, ठीक है, समीप जो उपग्रह है, निकट जो उपग्रह है, उसकी जो कक्षीय चाल है वो कितनी होती है, 8 किलोमीटर पर सेकंड। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है ना, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि पृथ्वी के निकट उपग्रह की कक्षीय चाल क्या होगी, 8 किलोमीटर पर सेकंड। अब यदि बोल रहा है कि इसकी कक्षीय चाल इतना किलोमीटर प्रति सेकंड है, तो उसको एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा, उसको क्या बोलेंगे, उसका परिक्रमण काल, या उसको आवर्त काल, परिक्रमण काल बोलेंगे। तो एक चक्कर पूरा करने में उपग्रह को कितना समय लगेगा। ठीक है, तो उपग्रह उपग्रह को एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय परिक्रमण काल कहलाता है। यह 84.4 मिनट होता है। तो पृथ्वी के सबसे निकट जो उपग्रह स्थापित किए गए हैं, उन उपग्रहों की कक्षीय चाल कितनी है, 8 किलोमीटर प्रति सेकंड है, और उसको एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है, तो 84.4 मिनट का समय उसको यहाँ पे लगता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको याद रखना है, तो पहले इसको नोट कर लीजिए। अब इसका जो ये परिक्रमण काल होता है, इसका फार्मूला क्या है, इसकी गणना कैसे यहाँ पे करेंगे। तो उपग्रह का परिक्रमण काल, ठीक है, तो परिक्रमण काल को टी से समय है, टी से शो करेंगे। तो इसका जो परिक्रमण काल होता है, ये होता है 2 पाई/r स्क्वायर रूट r + h
का क्यूब, ठीक, और अपॉन होता है यहाँ पे जी। तो ये इसके परिक्रमण काल का सूत्र होता है, फार्मूला होता है। तो इससे परिक्रमण काल की गणना की जा सकती है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो परिक्रमण काल है इसमें भी कहीं द्रव्यमान नहीं है, तो ये उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि परिक्रमण काल उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है। तो यदि हम देखेंगे कि किस पर निर्भर करेगा, ऊंचाई पर निर्भर करेगा। यदि ऊंचाई बढ़ेगी, ठीक है, तो परिक्रमण कार्य क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यदि हमारा जो पृथ्वी है ये हमारी पृथ्वी है, ठीक, और उसके पास में ये एक कक्षा है, तो इसकी जो ऊंचाई है वो है यहाँ पे h पृथ्वी की सतह से। तो यदि यहाँ पे कोई उपग्रह जो है वो परिक्रमण कर रहा है यहाँ पे, और उसके बाद में मान लीजिए ये कोई एक दूसरी कक्षा है, अब इसकी जो ऊंचाई हो जाएगी वो यहाँ पे है h डैश। तो h डैश जो है वो h से बड़ी है। तो यहाँ पे यदि कोई उपग्रह है तो इसका जो कक्षीय वेग होगा, ऑर्बिटल स्पीड जो होगी वो कम होगी। तो जब कम होगी तो उसको एक चक्कर लगाने में ज़्यादा समय लगेगा, तो इसकी ऑर्बिटल स्पीड कम होगी और इसका आवर्त काल यानी कि उसका बोल सकते हो परिक्रमण काल ज़्यादा होगा। ठीक है। इसकी जो है इसका कक्षीय वेग अधिक होगा, और जो परिक्रमण काल है ये इसका कम होगा। तो जैसे जैसे हम पृथ्वी के बाहरी कक्षा में जाएंगे, है ना, जैसे जैसे हम ज्यादा ऊंचाई पे जाएंगे, बाहरी कक्षा में जाएंगे, तो कक्षीय वेग का मान क्या होते जाएगा, कम, और परिक्रमण काल क्या होते जाएगा, वहां पे बढ़ते जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे दूरी या ऊंचाई बोल सकते हो, पृथ्वी से दूरी, पृथ्वी से उपग्रह की दूरी बढ़ने पर परिक्रमण काल बढ़ता है। तो परिक्रमण काल क्यों बढ़ता है, क्योंकि उसका जो वेग है वो वहां पे कम हो जा रहा है। ठीक। तो इसके बाद में देखेंगे यहाँ पे पलायन वेग। एस्केप वेलोसिटी। तो पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी जो होती है, जैसे कि अपन देखते हैं कि यदि कोई हमारी जो अर्थ है और अर्थ पे हम खड़े हैं और खड़े होकर के, ठीक है, किसी पत्थर को ऊपर फेंकते हैं तो क्या होता है, वो वापस आ जाता है? एक निश्चित ऊंचाई तक जाएगा और जा करके वापस आ जाएगा। क्यों वापस आ जाता है? क्योंकि पृथ्वी का क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है, और वो गुरुत्वाकर्षण बल उसको क्या कर रहा है, अपनी तरफ आकर्षित करता है। ठीक। तो यदि हम चाहते हैं कि जो हम यहाँ से पत्थर फेंकें या जिस वस्तु को हम उछालें वो नीचे ना आए, वो सीधा यहाँ से क्या हो, बाहर निकल जाए। ठीक है। यानी कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से वो बाहर निकल जाए, तो उस वेग को क्या बोलेंगे, हम उसका पलायन वेग बोलेंगे। ठीक है। तो वह न्यूनतम वेग होता है, वह न्यूनतम वेग
जिस पर ऊपर उछाली या फेंकी गई, लिख देते हैं ऊपर फेंकी गई वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकलकर अंतरिक्ष में, स्पेस में चली जाती है। और वापस नहीं आती है। पलायन वेग कहलाता है। यानी कि ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से क्या होगा, या गुरुत्वीय क्षेत्र से क्या होगा, बाहर चले जाएगा। ठीक है, तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र या गुरुत्वीय क्षेत्र से क्या होता है, ये बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे जो ये पलायन वेग होता है, इस पलायन वेग का मान किस पर निर्भर यहाँ पे करता है। तो इसका जो फार्मूला होता है पलायन वेग का, ये होता है √2 × RG। ठीक है, तो ये इसका यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फार्मूला होता है। तो पलायन वेग का ये सूत्र है यहाँ पे। ठीक, तो R क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या है, पृथ्वी की त्रिज्या है ये, और G तो पता है, हाँ, पृथ्वी का क्या है, ये गुरुत्वाकर्षण बल है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। तो इन पर ये यहाँ पर निर्भर करता है। तो जो पलायन वेग है ये किस पर निर्भर नहीं करता है, तो जिस वस्तु को हम फेंक रहे हैं उस वस्तु के द्रव्यमान पर यह निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो यदि पलायन वेग वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है जब हम रॉकेट से किसी सामान को, भारी पिंड को भेजेंगे, ठीक है, तो उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा ये, चाहे एक सैटेलाइट भेजो चाहे 100 सैटेलाइट भेजो। ठीक है, तो पलायन वेग उतना ही रहेगा, उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा। लेकिन यदि हम ज्यादा भारी पिंड भेजेंगे तो हमको जो शुरू में जो थ्रस्ट लगाना पड़ेगा उसको उठाने के लिए, ठीक है, उसका मान क्या लगाना पड़ेगा, ज्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो पलायन वेग होता है वो पृथ्वी के, वस्तु के या उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि पलायन वेग फेंकी जाने वाली वस्तु के द्रव्यमान यानी मास पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो ये किस पर निर्भर करता है, गुरुत्व त्वरण पर निर्भर करता है। ठीक है, तो यह गुरुत्व त्वरण पर निर्भर करता है। तो हम देखते हैं कि अलग अलग ग्रहों पे गुरुत्व त्वरण का मान क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, तो हर एक ग्रह का जो पलायन वेग है वो भी क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि अलग अलग ग्रहों का पलायन वेग भी अलग अलग होता है। ठीक, तो अलग अलग ग्रहों का पलायन वेग भी क्या होता है, यहाँ पे अलग अलग होता है। तो जो हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है, सबको पता है। तो पृथ्वी का पलायन वेग जो होता है वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, तो याद रखना है पृथ्वी का पलायन वेग कितना है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। जबकि हम देखते हैं कि जो चंद्रमा होता है, चंद्रमा का
जो पलायन वेग है ये होता है 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड है। और हमारा जो सौर मंडल है, सौर मंडल यानी सौर मंडल में कौन आकर्षित करके रखा है सबको? सूरज, सन। ठीक है, तो सौर मंडल में सेंटर में सन है, उसने सभी ग्रहों के ऊपर में क्या लगा के रखा है? गुरुत्वाकर्षण बल। तो यदि हमारे सौर मंडल से बाहर निकलना है तो कितना पलायन वेग चाहिए? ठीक है, तो जितने हमारे ग्रह हैं उनको पार करके बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे सौर मंडल का पलायन वेग ये लगभग 41.2 के आसपास, इसका 42.1 के आसपास इसकी वैल्यू है। तो 42.1 किलोमीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, कितना है? बहुत ज्यादा है ये, 42.1 किलोमीटर पर सेकंड। तो यदि पर सेकंड इतना वेग होगा तब हमारे सौर मंडल से कोई भी वस्तु क्या होगी? बाहर निकल जाएगी, सौर मंडल से बाहर निकल जाएगी। सौर मंडल को छोड़ के बाहर निकलना मजाक नहीं है। ठीक है, अभी तो हम मंगल ग्रह तक भी ठीक से नहीं पहुंचे हैं, सौर मंडल को पार करके जाएंगे तो कई साल लग जाएंगे, ठीक है, वेग से जाने पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये याद रखना है। अब दूसरी चीज यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारे पृथ्वी पर जो वायुमंडल है, वायुमंडल मतलब क्या है? गैसें हैं। तो हमारे पृथ्वी पर गैसें हैं, वायुमंडल है, लेकिन चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। तो उसका क्या कारण होता है? ठीक है, तो जो किसी भी ग्रह के ऊपर में, जैसे ग्रह है हमारा पृथ्वी है, तो इस पृथ्वी में वायुमंडल कहाँ है? पृथ्वी की सतह के सबसे पास में, यहाँ पे घना वायुमंडल है। जैसे जैसे ऊपर जाओगे वायुमंडल क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा, है ना, एटमॉस्फेयर कम होते जाएगा, गैसें कम होते जाएंगी। तो क्या होता है यहाँ पे कि ऊपर जाने पर जी का मान क्या होता है? घटता है। नीचे आओगे तो जी का मान क्या होता है? बढ़ता है। तो इसलिए वायुमंडल इसके समीप में सबसे ज्यादा होगा। ठीक, तो यहाँ पर जो गैस होती हैं, गैस के जो अणु होते हैं, ठीक है, जो गैसें हैं, गैसों के क्या है? यहाँ पे अणु है। तो गैसों के अणु का जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है, वर्ग माध्य मूल मान होता है, वेग होता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं वर्ग माध्य मूल वेग। वो किस पर निर्भर करता है? तो वो परम तापक्रम के वर्ग, परम तापक्रम के वर्ग पर निर्भर करता है। तो यदि तापक्रम बढ़ेगा तो उसके वर्ग के अनुसार, ठीक है, गैस के अणुओं का क्या बढ़ते जाएगा? वहां पे वेग बढ़ता जाएगा। ठीक है, उसका जो वेग है अणुओं का वो बढ़ते जाएगा वहां पे। तो यहाँ पे देखते हैं कि जैसे 500 डिग्री केल्विन है, तो इस पे जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन का जो वर्ग माध्य मूल वेग होता है, ठीक है, वो होता है 2.5 किलोमीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे देखते हैं कि इसका जो पलायन वेग है वो कितना है? 2.4 है। तो यदि टेम्परेचर बढ़ेगा तो हाइड्रोजन इतने टेम्परेचर पे, इतने किलोमीटर पर सेकंड पे उसके अणुओं का वेग है, तो उसके अणु फिर यहाँ रुकेंगे नहीं। ठीक है, वो यहाँ से क्या कर जाएंगे? पलायन कर जाएंगे। यदि गैस के अणुओं का जो वेग होता वो पृथ्वी के पलायन वेग से ज्यादा होता तो पृथ्वी पर भी वायुमंडल नहीं रहता। तो ये शुक्र है कि गैस के अणुओं का जो वेग है वो पृथ्वी के पलायन वेग से कम है, इसलिए पृथ्वी पे वायुमंडल है, इसलिए हम हैं। वायुमंडल नहीं होता तो हम भी नहीं होते यहाँ पे। आई बात समझ में? तो इसको आपको याद रखना है कि गैस जैसे हाइड्रोजन के अणुओं का पलायन वेग 500 डिग्री केल्विन पर, ठीक है, पलायन वेग नहीं बोलेंगे, वर्ग माध्य मूल वेग बोलेंगे। पलायन वेग ना बोल के वर्ग माध्य मूल वेग, ठीक है, पर 2.5 किलोमीटर पर सेकंड है, जो कि चंद्रमा के पलायन वेग
से अधिक है, इसलिए चंद्रमा पर वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर नहीं है। तो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का ये कारण यहाँ पे होता है। ठीक, अब यहाँ पे जो पलायन वेग होता है और कक्ष्य चाल है उसमें क्या संबंध होता है, तो ये याद रखना है कि पलायन वेग जो होता है ये √2 गुना होता है कक्ष्य चाल यानी ऑर्बिटल स्पीड। तो पलायन वेग कक्ष्य चाल का कितना गुना है, √2 गुना है। तो यदि हम क्या करते हैं कि हम देख रहे हैं ये हमारी पृथ्वी है और यहाँ पे हम क्या किए, किसी उपग्रह को स्थापित किए, ये सैटेलाइट है ये, ठीक है। तो एक सैटेलाइट को हमने यहाँ पे स्थापित किया है, ठीक है, और इसकी जो कक्ष्य चाल है वो कक्ष्य चाल कितनी है, 8 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक, तो इसकी जो कक्ष्य चाल कितनी है, 8 किलोमीटर पर सेकेंड है। अब यदि इसकी कक्ष्य चाल अपनी कक्ष्य चाल का क्या होता है, √2 गुना बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, ये यहां से पलायन कर जाएगा। ठीक है, कहाँ चले जाएगा, सीधा वो अंतरिक्ष में चले जाएगा। आई बात समझ में। तो यदि बोलता है, तो ये याद रखना है आपको, यदि बोलता है कि उपग्रह की कक्ष्य चाल √2 गुना बढ़ जाए तो उपग्रह अंतरिक्ष में पलायन कर जाएगा, फिर वो हमको मिलने वाला नहीं है। तो वैज्ञानिक क्या करते हैं, एक निश्चित कक्ष्य चाल पर ही, ठीक है, एक निश्चित कक्षा में उपग्रहों को स्थापित करते हैं। तो पूरा कैलकुलेशन किया जाता है और कैलकुलेशन करने के बाद में फिर उपग्रहों को वहां पे स्थापित किया जाता है। आई बात समझ में। इसको नोट कर लो, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में इसमें देखेंगे आगे।